डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेट ऑफ चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू मीन्स प्लस क्यू है, सपोज करो 10 माइक्रो कूलम, हाँ जी, एंड बी वी कितना है 10 माइक्रो कूलम, और इनके बीच में डिस्टेंस आर है विच इज से 5 सेंटीमीटर। तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी के ई 10 इंटू 10 इंटू 10 टू माइनस 12.05 स्क्वायर। यही होगी ना? 1 माइक्रो 10 टू माइनस 6 कूलम, सो ये 10 टू माइनस 12 कूलम हो गया। एम आई राइट? अब प्लस क्यू कितना चार्ज है? 10 माइक्रो कूलम, एंड बी कितना होगा? माइनस 10 माइक्रो कूलम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? के ई 10 इंटू 10 इंटू 10 टू माइनस 12 ओपॉन 0.05 स्क्वायर। करेक्ट? अब मुझे ये बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क है? आर में डिस्टेंस में आर भी सेम है 0.5। अच्छा, इसमें भी, नहीं है। तो फिर क्या आंसर आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल आएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ग्रेटर या लेस? सोचो जरा। क्यों, कौन सा लॉ लगा? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि आंसर सी इज करेक्ट, है ना? लेकिन सच्चाई क्या है स्टूडेंट? जब प्लस माइक्रो 10 माइक्रो कूलम 10 माइक्रो कूलम पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को पीछे की ओर पुश कर देगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को पीछे की ओर पुश कर देगा, और इधर भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को पुश कर देगा। अब ये सारे का सारा जो चार्ज है वो यहां पर और यहां पर कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये बन गया कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर डिस्टेंस जो है ये ग्रेटर देन स्मॉल आर हो गया। समझ गया? फिर एक बार फिर से बता दो। प्लस क्यू चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल होने से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है वो परे चली गई। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हमसे परे चले गई तो इट मीन्स चार्ज जो कॉन्सेंट्रेट हुआ एट ए पॉइंट वो भी बहुत दूर हुआ। एज ए रिजल्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो डिस्टेंस है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, वो चेंज हो गया। वो बन गया कैपिटल आर, जो कि ग्रेटर देन स्मॉल आर हुआ। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है जी? क्योंकि ऊपर के चार्जेस का मैग्नीट्यूड और के तो सेम है। अब इस केस में देखते हैं। इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो गई, तो
यहाँ पर पॉइंट चार्जेस आ गए तो ये डिस्टेंस बना r डैश. Yes, sir. r डैश इज लेस देन r. Yes, sir. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r डैश स्क्वायर. क्योंकि डिस्टेंस r डैश बन गया ना, पहले तो r था, Yes, sir. लेकिन अब चार्ज सारे अट्रैक्ट होके इस तरफ कॉन्सेंट्रेट हो गए. Yes, sir. जब चार्ज सारे इस तरफ कॉन्सेंट्रेट हुए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. वो डिस्टेंस कितना है? r डैश. Sir. अब मुझे ये बताओ, r डैश इज लेस देन r. Yes, sir. It means force of attraction is greater than force of. Yes, sir. Repulsion. So answer A is correct. Yes, sir. स्टूडेंट क्या बोलते हैं? स्टूडेंट बोलते हैं कि कूलम्स लॉ अप्लाई करो. कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the charges. जब वो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो क्या होता है उसमें? वो चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, वो बोल देंगे जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ. Repulsion. बट रियलिटी क्या है जी? रियलिटी ये है कि ये तब पॉसिबल है जब ये पॉइंट चार्ज हो. जब ये पॉइंट चार्ज हो. ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बड़ी लार्ज बॉडी है. कैसा लगा? अच्छा था सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा था. हाँ, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको ये नीट के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का क्वेश्चन है. इस न्यूमेरिकल से हमें ये समझ आता है कि कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज ओनली. इस न्यूमेरिकल से हमें ये समझ आता है कि हमें पहले अगर लार्ज बॉडी दी हो तो हमें चार्ज एट ए पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद आगे कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. तो कंक्लूजन क्या निकला कि कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज ओनली. इज इट क्लियर? Yes, sir. So hope this problem is giving you a clarity of concept regarding the Coulomb's law. It is applicable to only point charge bodies. Hope it is clear.